प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल स्टडी की थी। सिल्क मॉथ का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है और कौन कौन सी स्पीशीज़ उसकी होती हैं और किस तरह से वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर का वो इंडस्ट्रियल पार्ट जिसमें हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में इस सिल्क मॉथ को रखते हुए उससे सिल्क प्राप्त करते हैं और फिर उस सिल्क को किस प्रकार से आगे प्रोसेस किया जाता है, ये सब चीज़ें उसका इंडस्ट्री का उद्योग का भाग होती हैं। तो सेरीकल्चर का इंडस्ट्रियल पार्ट जो है वो अब हम आज पढ़ेंगे। तो सेरीकल्चर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो स्पीशीज़ बॉम्बिक्स मोरी मैंने आपको बताई थी वो पाई जाती है और मलबरी टाइप का वो सेरीकल्चर कहलाता है। मलबरी टाइप का मतलब है कि जो बॉम्बिक्स मोरी है सिल्क मॉथ, उस सिल्क मॉथ का जो फूड प्लांट है वो शहतूत का पेड़ होता है। यानी शहतूत के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसीलिए इसको मलबरी टाइप सेरीकल्चर कहा जाता है। बेसिकली जो सेरीकल्चर है उस सेरीकल्चर को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। यानी सेरीकल्चर इंडस्ट्री को हम देखें तो उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं इस उद्योग को। पहला सेक्शन होता है एंटोमोलॉजिकल सेक्शन। एंटोमोलॉजिकल सेक्शन में जो सिल्क मॉथ है उसका लालन पालन यानी उसकी रियरिंग, सिल्क मॉथ की, उसके एग लेइंग से लेकर और अंत तक की जो जीवन चक्र है उसका, उस पूरे के पूरे हिस्से को उसमें किस प्रकार से उसको हम रखते हैं, वो पूरा हिस्सा एंटोमोलॉजिकल सेक्शन कहलाता है। दूसरा सेक्शन है इसका बॉटनिकल सेक्शन। बॉटनिकल सेक्शन में कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट्स, यानी ये जो कीट है, ये कीट जो भोजन ग्रहण करता है, यानी इसका जो फूड प्लांट है, भोजन है इसका, वो पौधा उस पौधे की बड़ी मात्रा में हमको कल्टीवेशन करना होता है, उसकी खेती करनी होती है, उसको पैदा करना होता है, उगाना होता है और एक ऐसी साइकिल बनानी होती है जिसके ज़रिए से लगातार वो फूड मटेरियल हमें इस इंसेक्ट के लिए मिलता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शहतूत के पेड़ हैं तो शहतूत की पत्तियां यदि उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो हम सेरीकल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिल्क मॉथ का लार्वा है उसे बड़ी मात्रा में शहतूत की पत्तियां खाने के लिए चाहिए होती है। तो यदि हम उसको शहतूत की ताज़ा पत्तियां नहीं दे पाएंगे तो वो हमारा उद्योग वहीं ठप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बॉटनिकल सेक्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके अंतर्गत हम एक तरफ तो सिल्क मॉथ की रियरिंग यानी लालन पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं, दूसरी तरफ उसके लिए वो उसका जो भोज्य पदार्थ है उसकी भी व्यवस्था करते हैं, यानी कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं हम उस फूड प्लांट की, जो कि लगातार हमें उसका शहतूत की पत्तियां, अगर शहतूत की पत्तियां वाला फूड प्लांट यदि उसका है तो उसकी उपलब्धता सदैव बनी रहे, उसके लिए हम एक साइकिल डिसाइड करते हैं कि लगातार वो पौधे उगते भी रहें, बड़े होते रहें और उनसे हमें निरंतरता में शहतूत की पत्तियां प्राप्त होती रहें, ताकि ये हमारा जो उद्योग है ये उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और तीसरा इसका जो हिस्सा होता है, सेक्शन होता है, वो है टेक्निकल सेक्शन। उस टेक्निकल सेक्शन में क्या होता है कि जो सिल्क मॉथ कोकून बनाता है उस कोकून से सिल्क फाइबर प्राप्त करना, तो उस सिल्क फाइबर को प्राप्त करने की भी विधियां हैं और उसके लिए भी कुछ यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन यंत्रों के माध्यम से वो जो सिल्क फाइबर है उसको प्राप्त करना और उसकी रीलिंग करना, मतलब उसको तैयार करके उसको फाइबर को लपेट कर अपने उपयोग के लिए रॉ सिल्क को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से 3 भागों में हम सेरीकल्चर इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्द आप सुनेंगे, यूनिवोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन। अब ये मल्टी वोल्टाइन और यूनिवोल्टाइन क्या कहते हैं, क्या चीज़ है? इसका सीधा सा है कि जो सिल्क वर्म है
वो जो सिल्क वर्म है वो एक वर्ष में उसकी कितनी क्रॉप हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी खेती की भाषा में हम इसको ले रहे हैं। खेती की भाषा में जैसे कोई कोई खेती साल में 2 बार प्राप्त कर लेते हैं हम, और कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं कि उसकी साल में कई फसल हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन का मतलब होता है कि यूनिवोल्टाइन यानी साल में किसी चीज़ की हम एक ही फसल प्राप्त कर पाते हैं तो वो यूनिवोल्टाइन कहलाएगा। 2 फसल प्राप्त कर पाते हैं तो वो बाई वोल्टाइन कहलाएगा। इसी प्रकार कई फसल हम ले सकते हैं साल के अंदर, तो वो हमें वो जो कल्टीवेशन है वो हम मल्टी वोल्टाइन कहेंगे उसको। तो ये जो मलबरी सिल्क वर्म है ये एक अच्छी मात्रा में डोमेस्टिकेट हो चुका है और घरेलू परिस्थितियों में ये सर्वाइव अच्छी तरह से कर लेता है। तो ये एक मल्टी वोल्टाइन स्पीशीज़ है, साल में हम कई फसल इसकी प्राप्त कर सकते हैं। और जब सीजन होता है तो उस समय हम जब ये कोकून्स बन जाते हैं तो बड़े वाले कोकून्स और स्वस्थ कोकून्स, लार्ज एंड हेल्थी कोकून्स जो होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको अगली क्रॉप के लिए अगली फसल के लिए संभाल कर रख लिया जाता है। ये ताकि एक निरंतरता हमारे इस इंडस्ट्री में बनी रहे। क्यों बेसिकली ये जो कोकून्स हैं इन कोकून्स में से ही इमरजेंस होगी तो इसमें से सिल्क मॉथ निकलेंगे तो कॉपुलेट करेंगे, मीटिंग होगी और फिर एग लेइंग शुरू होगी। तो आपको सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करना है तो आपको हेल्दी सिल्क कोकून्स चाहिएंगे जो कि आगे उनमें से इमरजेंस हो सके। ये जो कोकून्स होते हैं इनको बहुत ऐसी केजेस में रखा जाता है, ऐसे पात्रों में रखा जाता है जो कि वेल वेंटिलेटेड होते हैं ताकि हवा जो है निरंतर उनको मिलती रहे। और कुछ दिनों के बाद इनमें से इमरजेंस मतलब यानी इनमें से सिल्क मॉथ बाहर निकलेंगे। जब सिल्क मॉथ बाहर निकलते हैं इनमें से तो फीमेल्स जो होती हैं उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कोकून्स को काट के जब मॉथ निकलना उसमें से शुरू होते हैं तो उसमें मेल और फीमेल में से फीमेल को आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उसका जो एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है। तो ये जो एब्डोमेन का हिस्सा बड़ा होने के कारण फीमेल आपको आसानी से पहचानने में आ जाएगी। तो आप मेल और फीमेल को सेलेक्ट किया जाता है उसमें, और फिर मेल फीमेल्स को लेकर और उनको जोड़ों में ऐसे कपलिंग जार्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें जोड़ों में उनको 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है। अब ये 24 घंटे के लिए आप इनको रख दो तो इनमें मीटिंग शुरू हो जाती है, और मीटिंग शुरू होने के बाद में फीमेल्स जो होती हैं उनको फिर लेके 24 घंटे के बाद एग लेइंग ट्रेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसी ट्रेज अलग से बनाई जाती हैं, अलग से रखी जाती हैं जिनमें ये अब फीमेल्स अंडे देंगी, तो उनको एग लेइंग ट्रेज कहते हैं। तो एग लेइंग ट्रेज में इन फीमेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर जितनी भी फीमेल्स हैं वो एग लेइंग शुरू कर देती हैं, अगले 24 घंटे तक एग लेइंग चलती है ना। और ये जो छोटे छोटे जो अंडे दिए जाते हैं इनको सीड्स कहा जाता है, बीज कहा जाता है, क्योंकि वैसे भी इनकी आकृति भी बीज जैसी होती है। और बेसिकली देखा जाए तो ये एक प्रकार की फसल ही तो ले रहे हैं, तो फसल के ये बीज हैं, यही बीज आगे जाके आपको सिल्क प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो एग्स हैं इनकी बहुत ही सुरक्षा रखनी पड़ती है, इनकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। ये हेल्दी रहने चाहिए और किसी प्रकार की बीमारी इनमें नहीं लगनी चाहिए, तो इसका भी प्रबंध किया जाता है। इनको एग्स को लगभग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर छोटे छोटे बॉक्सेस में लेकर और इंक्यूबेटर्स में भी रखा जाता है। इंक्यूबेटर्स में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, उनमें ट्रेज में और बॉक्सेस में इन एग्स को लेके इंक्यूबेटर्स में रख दिया जाता है। इनमें से फिर कैटरपिलर्स निकलते हैं छोटे छोटे, जो कि फीडिंग ट्रेज में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यानी जैसे ही इनमें से कैटरपिलर निकलेंगे इनको ऐसी ट्रेज
जिनके नीचे टिश्यू पेपर्स वगैरह बिछाए जाते हैं और फिर उसमें मलबरी लीव्स डाली जाती हैं, पत्तियां डाली जाती हैं और वहाँ पर ये कैटरपिलर छोड़ दिए जाते हैं। तो कैटरपिलर्स जो होते हैं ये सारे के सारे इसमें फीडिंग ट्रेज में छोड़े जाते हैं, जहाँ उनको निरंतर भोजन की उपलब्धता बनी रहती है। अब ये जो नए नए निकलते हैं कैटरपिलर, तो वर्म जैसे दिखाई देते हैं, कृमि जैसे दिखाई देते हैं, तभी इसको सिल्क वर्म ही कहते हैं। तो ये क्या है कि ये कुछ इस प्रकार की इनकी आउटर स्किन इस तरह की होती है कि जो चुपचुपे जैसे होते हैं। तो ये आपस में इन चुपके नहीं, बड़ी मात्रा में होते हैं, आपस में चिपक नहीं जाएं और फिर दूसरी तरह की कठिनाइयाँ शुरू ना हो जाएं, इसलिए पैडी हस्क जो होता है, अपने जो चावल होते हैं उसकी भूसी, तो चावल की जो भूसी होती है वो इनके ऊपर छिड़क दी जाती है। इससे थोड़ी सी ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है और ये एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। इनको लगातार छाया में रखा जाता है, धूप से दूर रखा जाता है और एक टेम्परेचर भी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। लगभग 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनका मेंटेन किया जाता है, जिसमें ये के सारे कैटरपिलर फीडिंग ट्रेज में रखे जाते हैं। सबसे पहले तो इनको जो शहतूत की पत्तियां होती हैं, वो कटी हुई शहतूत की पत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में वो दी जाती हैं और लगभग दिन में 8 बार ये सप्लाई की जाती है। लगभग दिन में 8 बार ये देनी होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से शहतूत की पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं और तेज़ी से इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है, जैसे मैंने आपको लाइफ साइकिल में इसका सारा बता चुका हूँ पहले आपको। तो जो फ्रेश लीफ, जैसे मान लो अब ये लगातार खाएंगे, भोजन भी ग्रहण करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से एक्सक्रीशन भी होगा, एक्सक्रीटा निकलेगा, तो उसके कारण से उन ट्रेज में गंदगी शुरू होती है। तो लगातार ये ट्रेज जो होती हैं ये बदलते रहना पड़ता है, ये बदल भी जाती हैं और हमेशा इनको सूखा भी रखा जाता है, ताकि नमी के कारण से कोई किसी तरीके की बीमारियां इनके अंदर पैदा ना हो जाए, कोई एडवर्स कंडीशंस इनके अंदर ना पैदा हो जाए। क्योंकि यदि इनके अंदर कोई बीमारी अगर एक बार प्रवेश करती है, जो कि कॉमन जो डिजीज़ हैं इनको आगे आपको बताऊंगा, तो वो महामारी का रूप ले लेती है। एक बार ये शुरू हुई तो उसके बाद फिर बड़ी मात्रा में इसमें डिजीज़ लग जाती हैं और फिर बहुत बड़ी मात्रा में ये कैटरपिलर जो है मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सुरक्षा इनकी रखी जाती है और बहुत हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। तो जैसे ही अब ये सारा फीडिंग का काल, यानी इनके भोजन का काल और इनकी ग्रोथ का काल चलता रहता है, तो ये फीडिंग ट्रेज में रहते हैं और जब ये फीडिंग इनकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, जैसे ही इनकी फीडिंग स्टॉप होती है तो स्वाभाविक रूप से पता लग जाता है कि अब ये कोकून का निर्माण प्रारंभ करेंगे। तो उस समय इनको स्पिनिंग ट्रेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कुछ ऐसी ट्रेज जो जिनमें अब ये स्पिनिंग का काम, जैसे ये अपने ऊपर कोकून बनाने का काम करेंगे, उन ट्रेज में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर कोकून फॉर्मेशन हो जाता है और कोकून फॉर्मेशन के बाद में फिर अंदर उसमें प्यूपा रहेगा और फिर आगे का जो भी प्रोसेस है फिर वो रीलिंग का प्रोसेस होता है। वो रीलिंग किस प्रकार से होती है वो आप समझ लीजिए। रीलिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत ही इसका यूनिक प्रोसेस है कि कोकून्स तो बन गए। अब उसमें से क्या हुआ कि जब कोकून्स तैयार हो चुके हैं, पूरे मैच्योरिटी पे है प्यूपा, तो उस समय इसमें से जो हेल्दी कोकून्स हैं वो तो अगली क्रॉप के लिए निकाल के रख लिए जाते हैं, ताकि अगली क्रॉप उनसे प्रारंभ हो सके, और रिमेनिंग जो कोकून्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और उन सबको इकट्ठा करने के बाद उनको धूप में कुछ समय के लिए रखा जाता है। धूप में इसलिए रखा जाता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है, उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो कोकून के अंदर प्यूपा है उस प्यूपा की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाए। हाँ, तो प्यूपा जो है एक सॉरी तो प्यूपा जो है वो इस टेम्परेचर के कारण कोकून के अंदर ही मृत हो जाता है और फर्दर प्रोसीजर में फिर उसको दिक्कत नहीं आती। और फिर उसके बाद
ये अगर मान लीजिए धूप उपलब्ध नहीं है तो ये प्यूपा जो है इनको ड्राइंग चैम्बर्स में रखा जाता है। ऐसे चैम्बर्स में रखा जाता है जहाँ कुछ ज़्यादा तापमान इनको दिया जाता है, तो उसके कारण से कोकून के अंदर जो प्यूपा है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी एक ऐसा, ये पक्ष जरूर एक ऐसा है जो कि क्रूअल कह सकते हैं, लेकिन सिल्क यदि प्राप्त करनी है तो इस प्रोसीजर से गुजरना ज़रूरी होता है। फिर ये जो कोकून्स होते हैं, ये कोकून्स फिर तैयार हैं आपके रीलिंग के लिए, यानी आप इसमें से धागा निकाल कर उसको लपेट सकते हैं, रील बना सकते हैं उसकी। तो रीलिंग ऑफ रॉ सिल्क जो है वो उसमें कुछ मशीनों का, कुछ तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। ये जो कोकून्स होते हैं इनको रीलिंग करने से पहले गर्म पानी में डुबोया जाता है करीब 10 मिनट तक के लिए। अब गर्म पानी में डुबोने से का मतलब ये हुआ कि गर्म पानी में जब आप डुबोगे, इन केस यदि मान लीजिए कोई प्यूपा अंदर जीवित है तो उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। तो कुल मिला के जब आप कोकून से सिल्क प्राप्त करते हो उस स्थिति में प्यूपा की मृत्यु होना तो निश्चित है। और इसका एक कारण है। इसका कारण ये है, हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये बात आ सकती है कि भाई एक बार उसमें से, कोकून में से सिल्क मॉथ को बाहर आ जाने दीजिए। सिल्क मॉथ उसमें से, उसकी इमरजेंस हो जाएगी, उसको कट करके बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप सिल्क प्राप्त कर लीजिए। तो इसके लिए समझना ये आवश्यक है कि ये जो सिल्क का जो कोकून बनाया गया है, तो ये जो इसका लार्वा है वो इस तरीके से इसका निर्माण करता है कि ये लगभग एक सिंगल थ्रेड होता है, एक ही थ्रेड बनता चला जाता है, उसी को वो अपने ऊपर लपेटता हुआ चला जाता है। अगर मान लीजिए, और वो कोकून का निर्माण हो जाता है। अगर मान लीजिए उसमें से सिल्क मॉथ किसी भी सिरे से, एक हिस्से से काट करके जब बाहर निकल के आएगा, तो उसको काटने की वजह से वो धागा पूरी तरीके से टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। यानी आपको एक साबुत धागा न मिलने के स्थान पर छोटे छोटे असंख्य टुकड़े मिलेंगे, क्योंकि एक सिरा कटते ही उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता समाप्त हो जाएगी। तो वो इस कारण से उसके मॉथ के कोकून से बाहर निकलने से पहले ही हमें कोकून को समाप्त करना होता है। ये इसका एक पक्ष है और ये इसका एक रीजन भी है। और इसको फिर 10 मिनट तक पानी में उबाला जाता है। तो पानी में उबालना या उस पानी में रखना वो इसके कारण से करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्क गम, सेरिसिन जो थी सिल्क गम है, और वो सिल्क गम जो होती है वो इस धागे को आपस में चिपका के रखती है। तो वो गम जो है वो डाइल्यूट हो जाए, वो उसमें से हट जाए और धागा स्वतंत्र हो जाए। उसको गलाने के लिए, उसको घोलने के लिए उस गम को इसीलिए इनको पानी में, गर्म पानी में रखा जाता है। तो वो जो चिपकाने वाला पदार्थ है उसमें से हट जाता है और इस धागे को फिर आप प्राप्त कर सकते हो। गर्म पानी में लगातार ये एक रॉड की मदद से इनको, कोकून्स को चलाते रहते हैं। इससे क्या होता है, इनका जो आउटर रीजन है, आउटर पोर्शन है, वो ढीला पड़ जाता है और धागे खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। और लास्ट में जो पूरा का पूरा जो फिलामेंट है वो खुल जाता है। उसमें फिर इसका सिरा, धागे का सिरा ढूंढा जाता है और सारे धागे के सिरे को लेकर, और एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं ग्लास आई। उस ग्लास आई में से उसको सिरे को निकाला जाता है और मशीन की मदद से, जैसे आपको मैं एक डायग्राम, ये एक चित्र दिखा रहा हूँ। इस चित्र में 2 चित्र हैं। इसमें ये मशीनें हैं, कुछ एक पुराने स्टाइल की मशीन का भी चित्र है और कुछ आधुनिक मशीन भी आप देख रहे हो। इनमें नीचे कोकून, ये व्यक्ति हैं, इनके नीचे देखो आप, तो ये कोकून पड़े हुए हैं और ये कोकून जो हैं उनको वो मशीन में, उनमें से धागे जो हैं, ये जो एक नीली नीली सी रील दिखाई दे रही है उसके नीचे एक आपको गोल और स्टैंड जैसी संरचना दिखाई दे, ग्लास आई कहलाती है। उसमें से निकल कर ये धागा ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके ये बड़े बड़े जो ये आपको रूलर्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर, इनके ऊपर लपेटना प्रारंभ हो गया। तो ये वाइट कलर की है, ये सिल्क है। तो कोकून में से इस सिल्क को मशीनों के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क की रीलिंग।
उसको लपेटना। तो ये जो इसमें लगभग 1 किलो रॉ सिल्क हमें प्राप्त करने के लिए करीब करीब 55,000 कोकून्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो समझ लीजिए कि 55,000 कोकून्स लगभग आपके पास यदि होंगे तो उनकी जब आप रीलिंग करोगे तब जाके आपको 1 किलो सिल्क प्राप्त होगी। तो ये जो सिल्क वर्म है, ये जो स्पीशीज़ भी जो सिल्क मॉथ की हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ वो यूनिवोल्टाइन भी होती हैं और मल्टी वोल्टाइन भी होती हैं, है ना। तो इसमें मल्टी वोल्टाइन रेसेस जो हैं वो उनसे सिल्क तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो जाती है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये सिल्क बाई वोल्टाइन और यूनिवोल्टाइन जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी तुलना में थोड़ी सी क्वालिटी इसकी डाउन होती है। यूनिवोल्टाइन और बाई वोल्टाइन जो सिल्क हम प्राप्त करते हैं जिन स्पीशीज़ से, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।